Dear students, welcome to lecture 12th of CS 710 Mobile and Pervasive Computing. हम वहीं से टूटा हुआ अपना सिलसिला जोड़ते हैं जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. हम डिस्कस कर रहे थे सिम्बियन का आर्किटेक्चर. सिम्बियन किस लिए ज़रूरी है? Let me just recap few of the basic things. Symbian is the most widely used mobile operating system today, though the landscape of mobile operating system is changing very rapidly with introduction of Android and then Windows Mobile and all the other players. लेकिन अभी तक हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें Symbian is the most widely used. तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारे जहन में कुछ आइडियाज़ होते हैं. अगर हम विंडोज़ में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक आइडिया होता है कि व्हाट सर्विसेज वुड दिस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड अस. सिमिलरली अगर वही सॉफ्टवेयर हम मैक ओएस में लिख रहे हो तो वी वुड हैव सर्टेन आइडियाज़ कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कितना हेल्प करेगा. व्हाट आर द सर्विसेज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड अस. अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और हम कहें कि लिनक्स में हम यही चीज़ लिखना चाहते हैं तो शायद हमारे जहन में पहली चीज़ जो आएगी वो ये आएगी कि लिनक्स तो शायद हमें ग्राफिक्स एलिमेंट इतने ज़्यादा ना दे सके, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सपोर्ट ना कर सके ग्राफिक एलिमेंट्स को, क्योंकि उसमें शायद फंक्शनैलिटी नहीं है, तो हमें खुद लिखने पड़े. खैर पुरानी बात थी. अब लिनक्स इटसेल्फ हैज़ अ वेरी रिच ग्राफिक इंटरफेस, लेकिन ये कुछ जब आपकी परसेप्शंस होती हैं, कुछ आपके आइडियाज़ होते हैं व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर सर्टेन प्लेटफॉर्म. मोबाइल प्लेटफॉर्म इज़ नो एक्सेप्शन. हम जब मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए कुछ सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को टारगेट करेंगे. उसके बाद देन वी विल सी कि व्हाट इज़ आवर पोर्टेबिलिटी ऑप्शंस. हम इसको किन किन प्लेटफॉर्म्स पर पोर्ट करना चाहेंगे. इसकी एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि हम जब विंडोज़ के लिए लिखते हैं तो हम किसी भी एक लेट्स से वी पिक अप अ जेनेरिक सॉफ्टवेयर और हम उसकी जब डिज़ाइन फेज में होते हैं तो हम कहते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर विल रन ऑन दिस एंड दिस प्लेटफॉर्म. तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं. या तो हम डेवलपमेंट एफर्ट सबके लिए इन पैरेलल शुरू करवा दें. एक टीम हमारी विंडोज़ पे काम कर रही हो, दूसरी लिनक्स पे काम कर रही हो, तीसरी मैक ओएस पे काम कर रही हो. या हम किसी एक प्लेटफॉर्म को पहले टारगेट करते हैं और उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है उसको हम पोर्ट कर लेते हैं. तो मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी हम कुछ इसी तरीके से यही तरीके यूज़ कर सकते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट लिमिटेशंस, उसकी जो अपनी शॉर्टकमिंग्स है, उसकी वजह से हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है. वो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी चीज़ों की वजह से आती है, उसकी साइज़ की वजह से आती है, बैटरी पावर, स्टोरेज, ऑल दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट कैन और व्हाट वी कैन नॉट डू इन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में हम ये लेवरेज ले सकते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट पावर. फॉर एग्जाम्पल वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट इट विल बी प्लग्ड इन, so we are not concerned about how much power a particular computation will use, although this is also changing nowadays, but generally speaking. दूसरी तरफ जब यही सॉफ्टवेयर हम मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हैं तो वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द रिसोर्सेज. उस रिसोर्सेज में हमारी पावर कंजम्पशन टॉप्स एवरीथिंग, बिकॉज वी डोंट वांट टू राइट अ प्रोग्राम जो कि इस हद तक पावर कंज्यूम करे दैट वी आर लेफ्ट विद डेड बैटरीज. दूसरी तरफ हमारा ये भी कंसर्न होता है कि हमारा फुटप्रिंट बहुत कम हो. ये सब चीज़ें हमारे जहन में होती हैं व्हेन वी आर राइटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म. तो इन सब चीज़ों को करने में हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कितना हेल्प करता है, दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इसलिए हम सिम्बियन का आर्किटेक्चर देख रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट सिम्बियन आर्किटेक्चर और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अस टू डू. यही जब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो इसी चीज़ को हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी देखेंगे कि व्हाट आर द मेन concerns and what are the functionalities these operating system provide us.
इसको हमने एक बड़ा स्पेसिफिक नाम दिया था, अगर आपको याद हो, वी कॉल्ड इट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, APIs. So we said that all the operating system do certain basic things for the user. They do your process management, they do your file management, they take care of the power consumption, and in addition they provide you certain APIs so that you don't have to reinvent. APIs are of the nature कि let's say you are given a file storage of API, so you don't have to write the file storage functionality all over again. All you have to do is call that API with appropriate parameters और आप you are able to store the file. तो जब हम Symbian को डिस्कस कर रहे थे तो we started with 3 foundation layers. We said that there are 3 foundation layers that we can divide the Symbian software into. उसके बाद we continued and we said that okay, now let's break these foundation layers further. हमने ये इस तरीके से किया कि पहले हमने कहा कि जी in 3 foundation layer we said application is the top most. लेकिन जब हम applications को discuss कर रहे थे तो we saw that there is a UI component or the presentation component that stands alone from everything else. So we separated it from the application layer and we said that now we would divide the application layer into 2 different applications, 2 different layers. One would be called user interface and the other would be the application layer. उसके बाद we went further down and we said that below the application layer we would have OS services. OS services के नीचे we will have the base layer और base layer के नीचे हमारे पास kernel services. So these are the 5 layers that we discussed last time when we were discussing the Symbian operating system. Symbian operating system को discuss करते हुए हमने ये भी कहा कि there are 5 other components, or 5 other components would be wrong, 5 other key definitions that when referring to Symbian architecture we use them very frequently. वो कौन सी थी? We said that we have layers, we said we have levels, then we have packages, we have components, and we have collections. Layers, very obvious, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि जी OS layer है, all those functionalities that are related to OS goes there. Application layer, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि एप्लीकेशन लेयर को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं into those applications that are services and that are apps itself. Apps are those parts of the application layer जो यूजर को फेस करती हैं, which has a UI, user component. जबकि services वो component है application layer का which doesn't has a user interface. आप उनको access किस तरीके से करते हैं? आप उनको access APIs के थ्रू कर सकते हैं. These services applications normally have APIs exposed. And then yet another type of applications are those which have UI and also have APIs. Which are those ones? One example is contact services. अब contact services, आप जब अपना फ़ोन खोलते हैं और उसमें contacts में जाते हैं तो it has a UI and it shows you name, number and what other information आपने उसमें store जो की होती है. लेकिन contact services की एक API भी है. So if you want to write a program using contact services, you can do the same. So this is how the layers are arranged. Another important component or another important factor or another important definition in Symbian architecture is the components. Components क्या होते हैं? Components is the basic building block of Symbian operating system. ये सबसे छोटी functionality जो कि exist कर सकती है Symbian operating system में. इसमें होता क्या है? इसमें आपका एक program होता है, that is your source code or your binary executable, your data, the data related to that program, what are the tests that are needed to verify the integrity of that program, and some documentation. That's all it takes to make a component. Data binaries, we understand कि binaries क्या हो सकती हैं, documentation, okay, how to install, how not to install. In addition, documentation would also contain
कि ये किस डिवाइस के लिए इंटेंडेड है, what device it would run on and what device it wouldn't support. Say for example you have written a program, a small component जो कि सिर्फ Nokia पे चलेगा, because if you remember Symbian runs on variety of mobile phones including Nokia, Sony Ericsson, some of the Motorola's. So what device this component is targeting, because of certain limitations, maybe it would be able to run on some phones and some other wouldn't support it. Say for example your component is using a GPS functionality and some components or some mobile phones do not have GPS functionality built into them. So in the documentation you clearly defines which models or which phones your program would be able to run it. इसके ऊपर the next step is component collections. Component collections क्या होती हैं? When you combine together multiple components that perform same action. Say for example you have communication services. अब communication services में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. You have communication through Bluetooth, you have communication through the radio interface, you have communication through GPS. अब इन सब कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके आपने एक नाम दे दिया communication services. And this is just an example. We will go little bit down the road. We will go into the concrete examples how it is implemented. But just to grasp the idea that how component and component collections relate to each other. Component is a single basic unit. मैंने थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी करने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा के पेश कर दिया है कि जी ब्लूटूथ वुड बी अ सिंगल कंपोनेंट, द कम्युनिकेशन थ्रू ब्लूटूथ वुड बी सिंगल कंपोनेंट, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज मे बी ब्लूटूथ के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हों जो कि कंबाइन टुगेदर करके ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को एनेबल करते हैं. लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक हम कंसिडर करते हैं कि ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का जो हमने मॉड्यूल लिखा है दैट इज़ अ सिंगल कंपोनेंट. सिमिलरली हमने यूएसबी कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो लिखा है दैट इज़ अनदर सिंगल कंपोनेंट, एंड देन वी हैव अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉड्यूल दैट इज़ अनदर कंपोनेंट. और इन सब को कंबाइन टुगेदर करके हमने नाम दे दिया है कंपोनेंट कलेक्शंस का. So these components is our basic entity and then component collections are on the top of it. जब बहुत सारी कंपोनेंट कलेक्शंस मिल जाते हैं तो दे मेक अ पैकेज, और जब बहुत सारे पैकेज मिल जाते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर्स. और लेयर्स वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दे आर 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स इन सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ माइंडसेट होता है. जैसे आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर लिखना शुरू करते हैं तो आपके जहन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, दैट यू वांट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम और दिस सॉफ्टवेयर पीस टू डू समथिंग, टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. अगर आप पेरोल सिस्टम लिख रहे हैं तो यू वुड बी कंसिडरिंग दैट इट शुड मेक सैलरी डिस्पर्समेंट ईजी, दैट शुड मेक the leave record or attendance record easy. Similarly जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे होते हैं तो आपके जहन में कुछ आइडियाज होते हैं, जैसे हाउ वुड यू हैंडल द हार्डवेयर, हाउ वुड यू हैंडल द बेसिक सर्विसेज, व्हाट इज योर माइंडसेट ऑन टू मेकिंग दिस सॉफ्टवेयर. जब सिम्बियन को हम बनाने लगे, द डिजाइनर्स हु डिजाइन्ड सिम्बियन, उनके जहन में भी कुछ की पॉइंट्स थे which they took and move forward. We call them design patterns. वो चीजें, वो programming elements जो के which goes inside making of this software. उसमें पहला क्या था? पहला ये था कि the footprint. अब एक डिवाइस है छोटी सी जिसमें आपके पास बड़ी लिमिटेड मेमोरी है और उसके अंदर आपने you are trying to put all the possible functionalities of the world, because let's face it, what do you want? You want everything on your fingertips. अगर if that is possible, and this is your marketing edge. आप फोन देखें आजकल
जब भी आप फ़ोन्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि जी ये फ़ोन है, इसमें कैमरा भी है, इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें जीपीएस के साथ कनेक्टिविटी भी है, एंड देयर इज डुअल सिम, एंड दिस इज सो मेनी अ वेरी रिच फीचर सेट, बिकॉज दिस इज व्हाट मार्केट्स देम, दिस इज व्हाट मेक्स देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इन सब फीचर सेट्स की सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो व्हेन people started designing Symbian operating system, they decided one thing, that we will go with microkernel architecture. A kernel is the core of operating system. For any operating system, the kernel are the core functionality. Kernel holds the core functionalities. Microkernel architecture का मतलब ये है कि we will put minimum of functionalities in the kernel, so that आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फुटप्रिंट है दैट बिकम्स लेस एंड लेस। ये तो ऑब्वियसली एक स्टोरेज की आप पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, लेकिन माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर आपको और भी बेनिफिट्स देता है। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो माइक्रो कर्नल से आपको मिलता है, दैट एक्चुअली कम्स राइट outside from the software engineering perspective, or that is a golden rule of thumb, that every software is by default buggy. Har software, no matter how carefully it is written, how carefully it is designed, how carefully it is tested, it's always buggy. लेकिन एक और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, the more the number of lines, the more chances of bugs are in the software. तो जब आप माइक्रो कर्नल को आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर पुटिंग लेस फंक्शनैलिटी इनसाइड द कर्नल, दैट मीन्स यू आर राइटिंग लेस नंबर ऑफ कोड, लेस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स, और दैट ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज लेस चांसेस ऑफ इट्स बीइंग बगी एज कंपेयर टू द फुल फ्लेज कर्नल. मतलब of course there are chances that it would be bugs there, but the ratio would be less. So the robustness aspect, that you want your software to be robust, reliable, because this is the software that you will be giving away to masses. आप ये वो वाला सॉफ्टवेयर है जो एक MSc बंदा भी यूज करेगा, और ये वो वाला सॉफ्टवेयर है जो एक मैट्रिक पास आदमी भी यूज करेगा. You want them easy to use, yet you want it to be very reliable and very robust. So this was the first design pattern that went inside the design of Symbian architecture, that it has to have a microkernel architecture. Then the client server pattern. अब client server pattern क्या कहता है? Client server pattern कहता है कि we will write services and people will use them, और सॉफ्टवेयर विल यूज दैम. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को जब हम अगर सोचें तो क्या होता है? क्लाइंट, देयर इज अ सर्वर सिटिंग समवेयर, से फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्वर. क्लाइंट उससे कनेक्ट करता है, अपने मतलब का डाटा उठाता है, एंड देन इट डज सम प्रोसेसिंग ऑन इट, एंड मे बी देन इट मे स्टोर इट बैक. सो देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, एंड दे take away their required functionality and they will use it. So same pattern went inside the design of Symbian, that it would be client server architecture. We will be writing services and clients will connect to it, or other software components will connect to it and use those services. For example, contact services would be one component, one such component, जिसके साथ अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो क्लाइंट सर्विस कॉन्टैक्ट सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करके इट विल एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड डाटा एंड देन यूज इट फॉर इट्स ओन गुड. जब भी हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो देन स्केलेबिलिटी बिकम्स अ मेजर इशू, जो कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया. सो आई विल लीव इट फॉर नाउ. लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ स्केलेबिलिटी टू. दैट इज whenever you connect, whenever number of clients
connect to a single server, then there is a possibility that server or the clients will experience degraded functionalities because बहुत सारे clients उसके साथ आके connect हो गए. And there are number of ways to alleviate this problem. Then we have the graphics application model. Graphics application model dictates that everything would be or I wouldn't say everything, most of the things would have a graphical front end जिसके through user interact करेगा applications के साथ. Another one is event based model. अब event based model क्या कहता है? Event based model कहता है कि everything will generate an event. इसको थोड़ा सा मैं elaborate कर देता हूं. एक है proactive approach. Proactive approach हम किस तरीके से implement करते हैं? Proactive approach हम इस तरीके से implement करते हैं कि let's say for example there is a binary flag, a binary variable true or false, और उसकी बेस पे we want to do certain action. अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. The first one is that we write a thread जो कि constantly उस flag को check करता रहे. जो ही वो false से true हो, it will start doing the required activity. वो activity को trigger कर दे. This is a proactive approach. हम उसको constantly check करें and whenever the flag changes, we start the activity. As opposed to this active approach, we have a passive approach. अब passive approach क्या होगी? Passive approach ये है कि जब भी आपका flag variable change होगा, तो you will generate an event. वो event then will trigger few other things. So the Symbian operating system is based on event approach. Everything the user will do will generate an event and then that event will be catered for और उसके corresponding जो भी action होना होगा वो होगा. For example, अगर आप screen को touch करते हैं तो that will be considered an event. उसके against जो भी action perform होना होगा वो होगा. अगर आप किसी contact पे click करते हैं तो that will be again an event और उसके against अगर call place होनी होगी तो call place होगी. अगर वो SMS का वो link है तो SMS उसके against generate होगा. So every action in Symbian operating system is treated as an event. So this is an event-based application model. इसके अलावा the other design patterns that went inside design of the Symbian operating system, that robustness is a very important aspect when talking about the Symbian or any mobile operating system per se. So very specific idioms went inside the Symbian operating system to improve the robustness of this operating system. Then we have जहां अभी हमने बात की कि जी स्टोरेज के लिए हमारे पास एक डेटाबेस सर्वर है जहां पे हम सब कुछ स्टोर कर रहे हैं. स्टोरेज के लिए Symbian introduced streams and stores. So for storing or for persisting that data, there are two constructs that are provided by the operating systems. One is called streams and other is called stores. So these are the two constructs that we will be using when we will be programming for Symbian. We will use either streams or stores based on our functionality, of course, कि हम उसको persist data को किस तरीके से कराते हैं. And the most important or most vital aspect of Symbian operating system, the class library. Symbian operating system आपको client server architecture से भी अंदाजा हो गया होगा, आपको और दूसरी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं उनसे भी अंदाजा हो गया होगा that we are writing services, we are writing classes. अगर मैं इसको थोड़ा सा generic term में ले जाऊं, we are writing classes जो कि that will provide you functionalities. And Symbian operating system features a very rich set of classes that will be used for programming the operating system. So these are the design patterns. These are few of the design patterns that went inside the design of the Symbian operating system. थोड़ा सा layers को discuss कर लेते हैं and I will take a concrete example. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि we will take a concrete example to discuss कि what would be the example of layer, what would be the example of component collections, and what would be the example of
the components itself. तो इसमें we will talk about, let's say, operating system layer. ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर को ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स और कंपोनेंट कलेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर प्रोवाइड्स अस फंक्शनैलिटी. एक जो बड़ी प्राइम फंक्शनैलिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर हमें प्रोवाइड करती है, दैट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज, दैट इट लेट अस कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस. सो coincidentally or purposely, the name of that layer is also, or that component collection is also kept as communication services. Communication services वो services हैं जो कि आपको communication facility provide करती हैं. अब communication facility में आपके पास क्या आ गया? Communication facility में आपके पास Bluetooth आ गया. Communication facility में आपके पास USB communication आ गई. Communication facility में आपके पास IRDA communication आ गई. So all these are part of communication services. So ये एक block of functionality है which is combined together to provide these connectivity services. Communication services को जहाँ further break down करें तो communication services can be further break down into communication framework. It can be broken down into telephonic services and it will be short link services. So the communication framework, telephony services, short link services and networking services. These are some of the components of the communication services block. अब ये आपको functionality कौन सी provide करती हैं? These provides you all the basic services that you require for connecting to other devices. Other devices could mean other telephones, other devices could mean other network services, other devices could mean other services. So any communication related elements will be covered in here. We will pick one of them and we will further explore one of them कि उसमें और कौन सी services आएंगी. So let's pick communication framework, let's say for example. Within communication services, we will pick up a simple component or component collection that is called communication framework. और communication framework में हम देखेंगे कि what are the other components that are inside the communication framework. अब communication framework में we have components for TCP/IP communication. We have TCP/IP utilities. In addition to TCP utilities, we will have WAP stack inside the communication framework. We have link layer control and few other components. इसको further breakdown कर लेते हैं. हमने कहा कि जी ये TCP/IP component एक और TCP/IP utilities is another component. So what goes inside TCP/IP utilities? Inside TCP/IP utilities we have DHCP, we have DND. Inside TCP/IP security component we have TLS, IPsec and VPN. So this is how we break down the layers into component collections and then to the components. मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ that we are talking about operating system layer. हमने टॉप से शुरू किया that we have operating system layer और operating system layer से हमने एक ब्लॉक एक्सट्रैक्ट किया. The block is communication services. उस ब्लॉक के अंदर further सब ब्लॉक्स हैं. We have communication framework, we have telephony services, we have short link services and we have networking services. इस सब ब्लॉक को हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया एंड फॉर एग्जांपल वी टुक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क कंपोनेंट कलेक्शन. तो उसके अंदर देखिए हमने कि कितने सारे कंपोनेंट्स हैं. सो वी हैव TCP/IP सिक्योरिटी कंपोनेंट, वी हैव TCP/IP यूटिलिटीज कंपोनेंट, वी हैव वेब स्टैक एंड फ्यू अदर कंपोनेंट्स. इनको जब हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो TCP/IP सिक्योरिटी के अंदर व्हाट वी आर टेकिंग केयर ऑफ इज TLS, VPN, that is virtual private network, and IPsec, that is IP security. जब हम TCP/IP utilities की बात करते हैं तो we are talking about DHCP and DND. So this is how the hierarchy is maintained. So we talked about layers, we talked about blocks, sub-blocks, component collections and components. एक चीज मिस कर गया और वो क्या चीज थी? पैकेजेस.
Packages are very important in Symbian. और या अगर आप जावा से फेमिलियर हैं तो they play a very important role in Java too. और या वो तमाम लैंग्वेजेस जो जावा से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पैकेज क्या चीज़ होती है? पैकेज इज अगेन रिलेटेड फंक्शनैलिटी कंबाइंड टुगेदर. आप अगर आपको जावा का सिंटैक्स याद हो तो वी राइट ऑन द टॉप import java.io, say for example. So what you are trying to do is you are trying to bring all the related input output related classes inside your program. आप input output से related जो भी functionality है वो अपने program में import करने की कोशिश कर रहे हैं. So this is one component or this is one package that you are using. Symbian में अगर हम पैकेज की एग्जांपल ले लें तो OS security package, that is that package that will provide you the security for the entire platform. अब उस पैकेज में क्या क्या चीजें होंगी? उसमें कंटेंट मैनेजमेंट आएगी, उसमें क्रिप्टोग्राफी आ जाएगी, उसमें हाउ वुड यू मेंटेन योर कीज, ये फंक्शनैलिटी भी उसका पार्ट होगी. हाउ वुड any other services that are related to security or cryptography that will goes inside it. Cryptography की जब हम बात करते हैं तो just a quick brief overview of how cryptography works. You use some keys to encrypt data. That is the first step. That you decide that you have some data to encrypt. You decide on some keys. You use these keys to encrypt that data. And then you exchange those keys along with the cryptic data. ताकि जब दूसरे बंदे के पास जाए तो उसको ये पता हो कि इसको मैंने डीक्रिप्ट किस तरीके से करना है. तो डीक्रिप्शन के लिए दो चीजें हो गई, एक एल्गोरिथम हो गया, एक कीज हो गई. जब कीज की आप बात करते हैं तो एल्गोरिथम तो दोनों साइड पे रन कर रहा है. हाउ वुड यू एक्सचेंज द कीज? बिकॉज विदाउट कीज दिस एल्गोरिथम वुड मीन नथिंग. When you will try to decrypt something, it will ask for those keys. इसलिए जब हम keys की बात करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जितनी बड़ी keys होगी उतनी आपकी जो स्ट्रेंथ होगी एल्गोरिथम की वो ज़्यादा होगी. तो जब हम OS सिक्योरिटी की एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेटली बात करते हैं, हम कीज मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हम हाउ वुड वी एक्सचेंज दोज कीज. And all this is part of OS security package. तो जब भी आप OS security से related कोई काम करना चाहेंगे तो you will import this package and you will use all these services that are provided by this package. On the screen, I am showing you different packages that are used inside different layers. अब हम एक छोटा सा snippet दिखा रहा हूं मैं आपको जिसमें different packages के नाम दिए गए हैं which goes inside the different layers. Application layer की अगर हम बात करें तो we have contact apps, file management apps, printing apps, IP telephony, push to talk. All these are packages that goes inside the application layer. Middleware की जब आप बात करते हैं तो we have VPN client, wireless access, access security, DRM, that is digital right management, instant messaging, presence services. These are all the packages that goes inside the middleware. And then we have OS layer, और OS layer पे हमारे पास कौन कौन से packages हैं? We have WLAN, we have build tools that will help you build your programs, we have generic OS services, we have kernel and hardware services, we have devices services. So all those things that are related to the lower level management of the operating system goes inside the packages of the operating system. These are just a few examples of the packages that are used inside the Symbian. The actual list is very long and it's beyond the scope that we will discuss each and every one of it. I just wanted to give you an idea that how the packages looks like. That brings us to a very interesting and very important subject in the Symbian architecture. And that is the first design pattern that we discussed, the microkernel or the kernel of operating system.
what goes inside the Symbian operating system? Yeah, what goes inside the kernel of Symbian operating system? What are the services that are provided by the kernel of Symbian operating system? ये discuss हम इसलिए भी कर रहे हैं because mobile operating system is a unique area जहां पर we have to take care of so many things. We have to take care of what mobility the devices offer. We have to take care of the lifespan of the device itself, lifespan in terms of the battery consumption. We have to take care of all the devices that goes inside that smaller package. हम एक तरफ तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ऑन स्टोरेज दैट इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्टोरेज, और दूसरी तरफ हम उसको सम एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ दे देते हैं जो कि आमतौर पे लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप पे आपके पास अवेलेबल नहीं होती. दैट इंक्लूड्स टच स्क्रीन. यूजुअली यू डोंट सी टच स्क्रीन ऑन डेस्कटॉप्स और लैपटॉप एनवायरनमेंट. आप जीपीएस की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देते हैं फॉर ऑन इन सेल फोन्स. ये अगेन ऐसी फंक्शनैलिटी है जो आपके पास डेस्कटॉप्स में अवेलेबल नहीं है. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू बी डिफरेंट. जहां आप एक मैग्नेटिक डिस्क है जो कि आप लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं, वहीं आपके पास फ्लैश बेस्ड ड्राइव्स हैं या एसएसडी ड्राइव्स हैं जो कि आप अपने मोबाइल एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं. सो ऑल दिस मेक्स फॉर अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. और इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए व्हेन यू डिजाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट हैज टू बी डिफरेंट. एंड चूंकि कर्नल इज द कोर ऑफ द होल operating system, we will discuss it in a little bit more detail so that when we see other operating systems, other mobile operating systems, तो हम ये देख सकें कि कहाँ पर differences हैं, how do one operating system differs from the other, किसमें किस चीज़ पे emphasis है. For example, maybe Symbian में emphasis जो हो वो client server architecture पे हो, लेकिन Windows Mobile would have totally different things in mind. Symbian में जो emphasis है that is on event based system. शायद Android would be working on a different mindset. Android would be working with a different mindset altogether. तो इसलिए हम इस operating system के core को थोड़ा सा discuss करेंगे so that when we go to different operating systems we will see how do they differ from one another. कर्नल को जब हम डिस्कस करते हैं तो अगेन हम वही वाली अप्रोच लेते हैं जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ली थी, दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न्स और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन कंसिडरेशंस और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस दैट वी वुड लाइक आवर ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म. उसमें पहली चीज़ जो है वो बूटस्ट्रैपिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है, और इसको हम ये भी करते हैं कि वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इट कैरीज फ्रॉम द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. और आप देखेंगे कि बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर सेम इन एनी कर्नल. बूटस्ट्रैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग द हार्डवेयर. आपकी हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग, एंड दैट इज कॉमन फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इट्स ऑल द सेम. बूटस्ट्रैपिंग की बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि इफ यू अनप्लग द कीबोर्ड व्हेन योर कंप्यूटर इज बूटिंग अप तो वो आपको एरर दे देगा दैट कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड. व्हाट्स हैपनिंग देयर, और या अगर आप कभी देखो तो when the computer is booting up, sometimes all the lights in the keyboards blink for a brief time. वो क्या हो रहा होता है that your operating system is trying to initialize the hardware, और जब कीबोर्ड की बारी आती है तो it checks the keyboard by, so if the keyboard is present the lights blink, otherwise it gives you an error कि जी आपका कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है. इसी प्रोसेस के दरमियान अगर आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो, वो कनेक्टेड ना हो, आपकी रैम में प्रॉब्लम हो,
all the hardware is checked through thoroughly, and then if there is a problem, the operating system either just gives you a warning and moves further, या वो वहां पर halt कर जाता है with a warning. For example, अगर आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो तो शायद वो halt कर जाए, लेकिन मे बी इन सम अदर केसेस इट विल जस्ट गिव यू अ वार्निंग एंड टेल्स यू टू प्रेस F1 की फॉर एग्जांपल टू मूव फॉरवर्ड. तो ये बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस है विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें वो हार्डवेयर आपका चेक करता है. मोर स्पेसिफिकली इट इज पार्ट ऑफ द कर्नल दैट डज दैट फॉर यू. उसके बाद कर्नल में क्या जाता है? उसके बाद कर्नल में देयर गोज थिंग्स लाइक थ्रेड्स. हाउ आर थ्रेड्स मैनेज्ड? बिकॉज whenever if any operating system provides you the capability of running multiple processes at the same time, so you will have to take advantage of threads. That's very obvious thing. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है that you can run many things at the same time, then one way of doing this is threads. So if the threads has to be the part of operating systems and more specifically the kernel. Then comes the process management. जब भी कोई process create होता है, there are number of things that goes with the process management. Process creation asks for कि आपको कुछ memory allocate हो. Then there is process destruction. Process destructions ask for कि वो जो मेमोरी उस प्रोसेस को एलोकेट हुई है उसको डिस्ट्रॉय भी होना चाहिए. सो द प्रोसेस मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ इट. देन कम्स द स्केड्यूलिंग पार्ट. स्केड्यूलिंग क्या है? स्केड्यूलिंग ये है कि अगर यू हैव थ्रेड्स एंड यू हैव प्रोसेसेस, बोथ इंप्लाइज दैट, या इससे भी पहले हम बात कर लेते हैं मेमोरी स्पेसेस की, सो दैट वी हैव सम कंटिन्यूटी देयर. थ्रेड्स ने आपको अलाउ कर दिया दैट यू कैन रन मल्टीपल प्रोसेस. प्रोसेस मैनेजमेंट अलाउज यू टू हैव प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस डिस्ट्रक्शन. देन यू हैव मेमोरी स्पेसेस ऑफ और मैनी मेमोरी मैनेजमेंट दैट विल अलाउ कि जी जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको मेमोरी एलोकेट होगी. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी आ जाएगी कि एवरी प्रोसेस हैज देयर ओन मेमोरी स्पेस. सो मेमोरी मैनेजमेंट इस चीज का भी ख्याल रखेगी कि व्हेन अ प्रोसेस हैज एन एलोकेटेड मेमोरी, कोई दूसरा प्रोसेस उसको आके ना क्लेम कर सके और ना ही उसके अंदर कुछ राइट या रीड करवा सके अनलेस प्रॉपर परमिशंस आर गिवन. सो मेमोरी मैनेजमेंट इज अगेन पार्ट ऑफ द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर स्केड्यूलिंग. अब हमारे पास प्रोसेस हैं, वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेस एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग to access the CPU time. आप ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे that how and when a process will get a time slot? इस प्रोसेस को हम कहते हैं scheduling. And scheduling is a very important part of the operating system and it also goes inside the kernel. There are number of schemes for scheduling. For example, first in first out, वो प्रोसेस जो सबसे पहले आएगा उसको आप CPU allocate कर देंगे. लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट केम इनटू द लास्ट, आप उसको दे देंगे. सो देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स फॉर scheduling and scheduling is part of the kernel of the operating system. Then अब इस सिनेरियो को कंसिडर करें कि there are number of cases when you don't want a process to complete. You have number of process, let's say you have X number of processes running and you don't want कि जी serial fashion में आप चलें. You don't want कि पहला process complete हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, फिर तीसरा, फिर अगला complete हो. What you want is कि if we can do things in parallel, how would you do that? आप इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्शन. प्रीएम्प्शन मीन्स दैट यू टेक द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिव इट टू अनदर. उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं दैट हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट द प्रीएम्प्शन. वन द वेरी सिंपलेस्ट वन इज दैट यू डिसाइड ऑन टाइम दैट एवरी प्रोसेस विल टेक अ टाइम स्लाइस और उसका जब वो टाइम स्लाइस एक्सपायर होगा
so then the other process will be given the priority. For example, आप process A चल रहा है and your time slice is for example 10 second, तो 10 सेकंड के बाद आप process A से CPU लेके process B को दे देंगे. Process B 10 सेकंड चलेगा, उसके बाद जब उसका time slice expire होगा तो then we will go to the next process और हम उसको assign कर देंगे. And we will continue until we come back to process A, और process A, B, C इस तरह चलता रहेगा और at some point the processes will start to finish. So this is called the preemption. Preemption goes hand in hand with scheduling. जब आप ये decide करते हो किसको किस वक्त process मिलेगा, you also decide at the same time that what is your preemptive algorithm. आप क्या algorithm आप implement करेंगे which will help you take CPU from somebody. अब CPU किस तरीके से लेंगे? For that purpose we use interrupts. Whenever the time slice expires, you will generate an interrupt. Interrupt would mean that, okay, now stop everything, I want to do something. Interrupts are very important part of any operating system. Whenever something is going to happen in operating system, an interrupt is generated. For example, कीबोर्ड से जब भी कोई इनपुट आएगा तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा. आपने किसी आउटपुट डिवाइस पे कुछ शो करवाना है तो देन यू विल generate an interrupt. So interrupts are very important in operating system. So scheduling, preemption, and interrupt handling. Then the device driver framework. How would you access the devices that are present on your platform? This is also part of the kernel, and kernel will implement all the device driver features. फर्क क्या है ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यू हैव अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ डिवाइसेस दैट गोज इनसाइड एनी प्लेटफॉर्म. जहां पर हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो स्काई इज द लिमिट. all the possible kinds of devices can be embedded in traditional laptop or desktop environment. लेकिन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में the possibilities are limited, so your device drivers are also limited. आप कहेंगे कि ये तो बड़ा जेनेरिक फीचर सेट है. बूटस्ट्रैपिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है, ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है. प्रोसेस मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, प्रीएम्पशन, memory management, all this is also part of the traditional operating system. ये वाला भी कर रहा है. Where does things goes different? Things goes different. पहली तो बात यह है कि things goes different where we talking about nano kernel and simple kernel. Nano kernel means we are putting the minimum number of functionalities inside. लेकिन दूसरी चीज जो डिफरेंट होती है वो ये होती है कि Symbian का जो कर्नल है इट इज ऑल्सो एबल टू हैंडल टेलीफोनी सर्विसेज. जो एक चीज हम बिल्कुल बैकग्राउंड में ले गए कि हमारे पास जो फोन है वो ठीक है एक बड़ा पावरफुल किस्म का कंप्यूटर है, लेकिन इन एडिशन इट हैज टू हैंडल द टेलीफोनी. आपने बेस स्टेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है, आपने कॉल किस तरीके से रिसीव करनी है, एसएमएस किस तरीके से जाएगा, जीएसएम प्रोटोकॉल किसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा, जीपीआरएस कैसे हैंडल होगा. तो ये सब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कर्नल, एंड द कर्नल ऑफ Symbian is called EKA2. EKA is the kernel name and the 2 is the version. EKA stands for Epoch Kernel Architecture. The version is 2. So this is how the kernel architecture is evolved. This is the design patterns that are considered when designing for kernel, and this is the main distinction. पहली बात तो ये है कि आप नैनो कर्नल बनाएंगे, आप you have to take care of different device sets, you have to take care of limited functionality, or you have to also make sure that processes are able to run. In addition, you should also be able to take care of the telephony service. So this concludes the Symbian architecture or Symbian operating system architecture. I'll conclude my lecture with this diagram or this picture. This is a typical Symbian phone manufactured by Nokia. It is running a Symbian operating system, और किसी भी Symbian operating system में this is a typical screen that you will see.
In addition to Nokia, Samsung, Sony Ericsson also have Symbian operating system. And as of 21st July 2009, that is the latest statistics we have, 250 million devices are running Symbian operating system. So this is where our marketability comes in. This is why we consider Symbian operating system to be a major player in the mobile platform. This concludes the Symbian discussion, Symbian operating system. We saw what are the major entities in Symbian operating system, what are the design considerations, what are the entities that goes inside the kernel architecture. Next time, we will start with the next major thing in mobile operating systems, that is Android. What are the basic feature sets of Android? How did Android get designed? What was the theme behind it? What was the mindset behind it? Till then, अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.